हेलो 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 हेलो। हम्म। चलिए शुरू करें। शुरू करना है कि खत्म करना है? खत्म करना है। आज हो जाएगा खत्म। अनुज भाई, मैं एक प्रैक्टिस फाइल भेज रहा हूँ आपको ना। इन बच्चों की बुक नहीं आई है ना अभी। कौन आया? नीचे ऊपर? हम्म। आप में से कोई बाहर नहीं जाएगा? हाँ, लॉक करा दो उसको। हाँ, उसको लॉक करा दो। ऊपर वाले कैबिन में है क्या? ऊपर है नीचे है? कहाँ पे है? सुजीत सर को बुलाओ क्लास से बाहर। दोनों मिल लेंगे हम। ठीक है, ये लो। 1 मिनट में आ रहा हूँ। बच्चों को क्वेश्चन देके यहाँ लगा दो फटाफट आप, ठीक है? बच्चे लोग, मैं एक सवाल देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो। छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करके आता हूँ। ठीक है? एक क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करो तब तक। और फिर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कुछ बच्चों के कंफ्यूजन आए हुए थे, वो सॉर्ट आउट करवाऊंगा। और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम आज। ठीक है? आपको ना नोट्स भिजवाए हैं हमने, अभी भिजवाए हैं मैंने, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो आज मैं आपको उस वाली फाइल से क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। भिजवाए हैं अभी मैंने। आ गया क्या? स्क्रीन पे तो आ गया ना बेटा? बोलो। चलो, तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको फोटो क्लिक करनी है, फोटो क्लिक कर लो। इसको पूरा सॉल्व करना है, इनकम तक निकालना है, फाइनल इनकम निकालना है इसका। मतलब वैसे तो मैं भिजवा रहा हूं अभी आपको, मतलब 2 मिनट में आ जाएगा आपके पास, बट स्टिल कौन सा क्वेश्चन देखना है वो बता रहा हूं। इसके बाद आपको 7th सॉल्व करना है। आप नोट करके रख लो, ये मैं भिजवा ही देता हूं। इससे उनको बोल दिया है, एक बार और बोल देता हूं मैं।
बात नहीं, प्लीज बात नहीं। ये वाला भी करना है, नाइन्थ। अब आप 4, 7 और 9 ये 3 क्वेश्चंस हैं, अपने अपने करने हैं। तो रफ रजिस्टर, प्रैक्टिस रजिस्टर पे निकाल के सॉल्व कर लो। गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, नोट्स आपको आ गए होंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, आया, मैं 1 मिनट में आया।
सुनो, हेलो 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 हेलो, बताओ पहले 9 ही करवाऊं क्या? आ जाओ। हाँ, इतना ही जॉस चाहिए होता है, यही मतलब इतनी हिम्मत चाहिए होती है। वेरी गुड। चलो, मिस्टर हैरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया owns a let out property having different flats in Kanpur. Municipal value 27 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 2980, मार्केट रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी, फेयर रेंट दिया हुआ है इतना आराम से। यस सर, ये बात। एनुअल रेंट कितना? 40 लाख, विच इंक्लूड 10 लाख pertaining to the different amenities provided in the building. अच्छा, amenities का मतलब क्या होता है? फैसिलिटीज। क्या मतलब होता है? जो कि उस बिल्डिंग में दी जा रही हैं। वन ऑफ द फ्लैट इन द प्रॉपर्टी जिसका एनुअल रेंट कितना है, रिमेन वेकेंट फॉर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, he has incurred the following expenses in respect of the municipal taxes 4 lakh for the financial year 24-25, 10% rebate is obtained for the payment before due date। 10% की रिबेट मिल गई। हमेशा याद रखना होता है, इफ यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू पे और उसमें से कुछ कम हो जाता है तो वो माइनस कर दिया जाता है, यानी कि वो आपका खर्चा नहीं माना जाता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या लिखा है? एरियर्स ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,40,000 विच इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन द एरियर्स ऑफ 25,000, यानी कि 1,40 में 25,000 का क्या है? इंटरेस्ट है। एक बात बताओ, इंटरेस्ट किस वजह से है? आउटस्टैंडिंग होने की वजह से। तो ये लेट पेमेंट लगाया गया है कि नहीं लगाया गया? वेरी गुड, ये थोड़ा थोड़ा समझते रहो बस बात को। लिफ्ट मेंटेनेंस भाड़ में जाए, सैलरी हट हट, कोई और खर्चा माइनस नहीं होगा या होगा? हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं होता, किसी दूसरे एड में होता है तो देखेंगे बाद में। इतनी बात समझ में आ गई? कह रहा कंप्यूट द टोटल इनकम मिस्टर हैरी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC 1A। इतना सा सवाल है, मेरे को तुम ये बताओ, अरे नालायकों, क्या था इसमें ऐसा जो तुमसे ना हुआ? ये इसकी तो औकात ही नहीं है कुछ। लिखो, वर्किंग नोट बनाओ। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू, computation of gross annual value, computation of gross annual value। शुरू करते हैं। जब हम जीएवी निकालते थे तो जीएवी निकालते हुए, ओए सुनो, लेक्चर नंबर डलवा दिया था क्या तुमने? नहीं डलवाया ना? बताओ लेक्चर नंबर बताओ, है? बताओ डेट बताओ, पहले डाल दिया था शायद, है? नहीं डाला क्या? दोबारा डाल देते हैं। अरे वो फायर वाले आए हुए थे, आते हैं ना रूटीन पे। वो कल कुछ हुआ है ना उधर लक्ष्मी नगर में, तो वो आए हुए थे, तो इस वजह से लग गया टाइम। क्या? नहीं कुछ नहीं है, वो बेफिजूल में एक आध हफ्ता क्लास डिस्टर्ब करवाएंगे हमारी, तो अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? मान लो मिलने को तो मना कर देते अपन उनको ना, बोल देते साहब जाओ बाद में मिलेंगे। तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हमेशा टाइम देना चाहिए उनको, नहीं तो आपको तंग करेंगे बाद में। आ जाओ, ये आर्टिकलशिप में सीखोगे आप। 3-4 टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी। सुनो, लेक्चर नंबर बताओ मुनीम जी। 17 खतरा। चलो हो गया, जीएवी निकाल ले। आ जाओ, पहले आप एक काम करो, जीएवी निकालने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए होता है, निकाल लोगे? निकाल लो। मैं पेज चेंज नहीं कर रहा हूं, यहीं साइड में कर रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस एनुअल
वैल्यू फॉर PY 24-25। अब हम इसको, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 एक्सपेक्टेड रेंट। चलो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल के दो मुझे को निखिल। कैसे आया, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज, चलो हायर अमाउंट बताओ क्या है। म्युनिसिपल वैल्यू ये रहा, फेयर रेंटल वैल्यू ये रहा। सो दिस विल बी ऑफ ₹30 लाख। कितना हो गया, 30 लाख रुपए बन गया। डन। चलो 30 लाख हो गया। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू से। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू दिया हुआ है 29,80,000। इन दोनों में जो भी आएगी लोअर अमाउंट, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना, SRB तो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर देती है, तो लोअर आएगा 29,80,000। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। किसी बच्चे को यहां तक कोई आपत्ति, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम यहां तक है तो बताओ। सबका आ गया था ये, क्या आया था, 29,80,000। ऐसी सिचुएशन है, कम ऑन। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद आप क्या निकालते हो, निकाल के दो मेरे को, बिना कुछ इधर उधर टाके झाके। सवाल पढ़ लेना एक बार और सवाल पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि भाई इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट और दिया हुआ है। एनुअल रेंट कितना था, कितना था, 10 लाख। किसके लिए था, तो बाहर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। दीदी सुनो तो सही एक बारी आप, जब भी हाउस प्रॉपर्टी के साथ कोई दूसरी फैसिलिटी का रेंट दिया होता है ना, और हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अलग हो सकता है और दूसरी एमिनिटीज का अलग हो सकता है, तो अलग कर देना चाहिए। काहे को सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट करना, है ना। मैं अभी थोड़ा टाइम आगे चल के ना तुम्हें कंपोजिट रेंट का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। चलो अभी पढ़ा ही देता हूं, अब बात आ गई है तो पढ़ा ही देते हैं। अच्छा मैंने ये पढ़ा दिया होता तो तुम इसको अभी तक करके बैठे होते। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है जब हाउस प्रॉपर्टी के साथ में कुछ और फैसिलिटीज का रेंट भी आ जाए। जैसे होटल होता है ना, अब होटल में रुकते हैं अपन जाके, तो वहां पे क्या रहता है, एकोमोडेशन के साथ साथ बाकी चीजें भी तो होती हैं, होती हैं, उनका रेंट भी इंक्लूडेड होता है कि नहीं होता है। अब अगर, क्या वहां पे अलग अलग किया जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप होटल वाले से पूछोगे आपके टैरिफ में प्रॉपर्टी का रेंट कितना है, बाकी चीजों का कितना है, बता पाएगा क्या वो बिल्कुल नहीं बताएगा। तो वेर एवर द रेंट कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। तो जितना पोर्शन सेपरेट हो गया, मान लीजिए दो फैसिलिटी हैं, मतलब दो सर्विस हैं, एक सर्विस का रेंट अलग दूसरी का अलग, 40 लाख रुपए का रेंट है, 10 लाख रुपए फैसिलिटीज का है, तो HP का कितना मिला, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में ले जा सकते हो आप। ठीक है, बढ़िया। आगे पढ़ो, पढ़ो आगे पढ़ो। आराम से रीड करो। एमिनिटीज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग, तो 40 में से ये तो बाहर कर दो, बचा कितना। अब ये लाइन पढ़ो, 1 फ्लैट इन द प्रॉपर्टी, एनुअल रेंट इज ₹240। उस फ्लैट का एनुअल रेंट है 240, रिमेन्स वैकेंट फॉर, अब सुनो ध्यान से, 240 फ्लैट का पूरा रेंट दिया हुआ है, तो एमिनिटीज इंक्लूडेड होंगी या नहीं होंगी, होंगी ना। कितने महीने के लिए खाली रहा, करना कैलकुलेशन, करना कैलकुलेशन करना एक बार। 4 महीने के लिए खाली रहा, एनुअल रेंट 240 है। मेरे पास भी है क्या कैलकुलेटर, हाँ मेरे फोन में है, निकाल लेते हैं। चलो तुम ही निकाल दो यार, मैं नहीं निकाल रहा। बोलो क्या आया सर जी।
एक्चुअली में ऐसा होगा, स्पेस कहाँ यहाँ है, उस फ्लैट का रेंट कितना, पक्का कितने महीने का, 4/12 कर लो, कितना आया 80। सुनो तो सही, 1 मिनट, 80 आ गया। लेकिन मेरा लॉस कितना है, रेंटल लॉस कितना है, 80 में तो एमिनिटीज भी होंगी ना, तो एक बार एमिनिटीज का रेशियो चेक करना, 1/3, सॉरी 1/4, अरे बोलो ना, तो इसका 1/4 करना, वो एमिनिटीज के लिए चला गया। कैसे कर सकते हैं 1/4, अरे 40 पूरे का था ना, 10 एमिनिटी थी, तो 1/4 ही हुआ ना इसका, निकाल लो बाहर जरा जल्दी से, 20,000 ना भाई, 20,000 एमिनिटीज का है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कितना है, तो मेरे को ये बताओ, एक्चुअल रेंट कितना आया था, 30 लाख, और 30 में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है, बैलेंस कितना आया, 29 लाख। मेरे को आपसे ना एक सवाल पूछना है, अच्छे बच्चों की तरह सोच के बताना, अगर ये लॉस नहीं होता, सब लोग सोचना इधर, अगर ये लॉस नहीं होता तो क्या मेरा रेंट 30 लाख होता। अगर आपकी बिल्डिंग वेकेंट है, बीकॉम का सवाल है ये, सीरियस मत लेना ज्यादा इसको, सवाल कैसे होते हैं मैं बताऊंगा आपको, वो एक फाइल दूंगा मैं आपको, ठीक है, ये तो बीकॉम का सवाल है। तो क्या बोला मैंने, अगर मेरी प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होती तो क्या मेरे को 30 लाख रुपए मिलते, एक्सपेक्टेड 2980 था, द सम रेफर्ड इन क्लॉज ए is actually higher than because of the sum referred in clause C, and उसके हायर होने का कारण है वैकेंसी। तो क्या मैं इस वाले क्लॉज को, इस वाले रेंट को जीएवी मान सकता हूं, कौन सा सेक्शन कहता है ऐसे, शाबाश, कौन सा सेक्शन कहता है, 23(1)C लगा दूं क्या इसमें, जीएवी चेक करो क्या आई है, कितनी आई है, 29,40,000 आपकी जीएवी है, क्लियर हो गया, इसी को जीएवी मानोगे, बहुत बढ़िया सर जी, यहां से तो बच गए हम, इसको और सॉल्व करा दो बस, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप ही करोगे इसको सॉल्व, करो, मैं खड़ा हूं, ऐसे कैसे नहीं होगा सॉल्व, करो सॉल्व करो, करो करो, हाँ बाबू, दोबारा बता देता हूं, तो 3 बार पूछ ले यार, बाकी लोग सॉल्व करो, मैं यहां बता देता हूं तेरे को, इधर देख, किस किस को पूछना है दोबारा, 1 2 3, अच्छा ठीक है, सुनो, बाकी लोग अपना वो म्युनिसिपल वैल्यू वाला पॉइंट है ना, वो म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस वाला, उसे सॉल्व कर लो, जिसको समझ में आ गया वो, और जिसको नहीं आया बोर्ड पे देख लो। देख भाई, 40 लाख रुपए टोटल रेंट आना था, इसमें से 30 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी के लिए था, और 10 लाख रुपए एमिनिटीज के लिए था, ठीक है। एमिनिटीज का रेंट हमेशा कहां जाएगा, आईएफओएस में जाएगा, और ये रेंट कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अभी मैंने बताया, अगर सेपरेबल है तो सेपरेट करो, सेपरेबल नहीं है तो सारा का सारा 40 लाख ही कहां जाता, हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता, पीजीबीपी में जाता या आईएफओएस में जाता, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं रहता फिर, क्योंकि अगर बिल्डिंग के अलावा भी कुछ और आया है तो फिर सेक्शन 22 तो लगता ही नहीं है, तो 22 तो सिर्फ बिल्डिंग पोर्शन पे लगता है। आओ इधर, 30 लाख रुपए हो गया साहब, 30 लाख रुपए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल था, डन, तो दैट इज 30 लाख। नाउ उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि देयर इज अ फ्लैट इन द बिल्डिंग जो कि साल में 240 दे रहा था, कितना दे रहा था, साल में 240 आ रहा था। लेकिन एक बात तो बताओ, 240 अगर साल में इस फ्लैट से आ रहा था, अब आप क्या करोगे, अब आप दिमाग लगाओगे, सल जी ऐसे सोचते हैं बच्चे कि ये 240 आप ले तो रहे हो, लेकिन आपने एमिनिटीज अलग कर तो दिया, तो ये 240 सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का होगा, नहीं ऐसा नहीं है, 240 पूरा रेंट है, इसमें एमिनिटीज इंक्लूडेड है, आया ना भाई, इसमें एमिनिटीज इंक्लूडेड है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है। अब सुनो, 240 12 महीने का, 4 महीने बिल्डिंग रह गई वेकेंट, तो मैं एक काम करता हूं ना,
पर मंथ का रेंट निकाल लेता हूं। 240 डिवाइडेड बाई 12, रेंट पर मंथ बताओ। 20,000 रुपए पर मंथ आया ना। 20,000 पर मंथ इंक्लूडिंग अदर फैसिलिटी। इट्स वेरी सिंपल। जो बच्चे पीजी में रहते हैं वो समझ पा रहे होंगे। इकट्ठा किराया दे देते हैं, एसी भी उसी में, फ्रिज भी उसी में, बेड भी उसी, सब उसी में, सब उसी में आ जाता है। वो कहता है इकट्ठा किराया दो तुम मुझे, तुम मेरे को 18,000 रुपए दो, बाकी तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बिजली से कोई मतलब नहीं, पानी से कोई मतलब नहीं, सब तुम्हारा इसी में आ गया। तो मेरे को ये बताओ, मकान का रेंट अलग, और अब आप कई बार ऐसे बोले मकान मकान का बताओ, तो मकान का 12,000 रुपए ऐसे करके बता देते ना बंदा। तो इस 20,000 में एमिनिटीज इज इंक्लूडेड। तो आपका 4 महीने रह गया खाली, तो 8 महीने का कितना हुआ? 80। 4 महीने तो खाली रह गया ना। तो 4 महीने अगर वो खाली रहा तो कितना आया? अरे 1 मिनट, ये सही आया क्या? नहीं यार, गलत आया। 1 मिनट, 12 करो, 240। अब निकालना है लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी इसमें से ही तो निकालना है। तो 4 महीने इंटू 20,000 कितना आया? आप 80 पूरा माइनस नहीं कर सकते। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें एमिनिटीज इंक्लूडेड है, तो एमिनिटीज की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, और उसका वैल्यूएशन बेस किसको बनाना पड़ेगा? वही 10 लाख रुपए को। तो यहां पे रेशियो क्या था? यही तो था। अरे यही तो था। तो अब मैं इसको 1:4 कर सकता हूं क्या? तो मैं ये बोल सकता हूं कि 80,000 रुपए में 1/4 क्या है? 1/4 क्या है? एमिनिटीज है। तो 1/4 अगर एमिनिटीज है तो इसका 1/4 करूंगा तो कितना आएगा? 20,000 आएगा। तो इसमें से मैं 20 माइनस करूंगा तो मेरे को एचपी का रेंट कितना मिलेगा? 60,000। जो मेरे को मिला ही नहीं तो वो मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। एक्चुअल में ऐसे करना है, हाँ या ना? अब माइनस करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा? 40 लाख मिलेगा। 29,40,000 मिलेगा। तो ये मेरा एक्चुअल में क्या हुआ? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल हुआ। बोलो हाँ या ना? अब रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज लेस देन द सम रेफर्ड इन क्लॉज ए। बोलो हाँ या ना? अगर ये सम रेफर्ड इन क्लॉज ए है तो साहब इस सिचुएशन में तो मैं लगा सकता हूं ना 23(1)(c), क्योंकि अगर ये वैकेंसी नहीं होती ना तो 30 लाख होता। तो मैं लगा सकता हूं 23(1)(c। तो 23(1)(c) लगाया होगा इन्होंने। देखो चेक करो। इसको 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 इग्नोर मारो, ये पता नहीं क्या कर रखा है, मेरे को मतलब नहीं है इस बात से, इसे छोड़ो। ठीक है, इसको गोली मारो। मैंने जो करवाया वैसे चलना। ठीक है, मैंने तुम्हें ऐसे सॉल्व करवाया ना, से चलना। चलो 2940 हो गया जी। हाँ, बड़ी देर बाद बात समझ आई। हाँ जी ठीक है साहब। ओए ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस का क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्सेस का क्या करोगे? कहां है म्युनिसिपल टैक्स? ये रही बीमारी, फिर से पढ़ेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस 4 लाख के थे, 10% की रिबेट मिल गई थी। ऑब्टेन फॉर द पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, 10% की जो रिबेट मिल गई, 40,000 की रिबेट मिल गई, आया ना? और 1/40 में 25,000 का क्या है? दोनों को बाहर कर देना, क्योंकि दोनों ही आपकी लाइबिलिटी नहीं है। दोनों को बाहर करो। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना डिडक्ट किया चेक करो बोर्ड पे। देखो कितना किया है? 360 यहां पे और 115, टोटल कितना? 475। ठीक है, खत्म। एनएवी आ गया, एनएवी आ गया, 30% का डिडक्शन दे दिया। इनकम आ गई, आईएफओएस में भी किया है। देखो कुछ रेंट फ्रॉम एमिनिटीज कितना? रेंट फ्रॉम एमिनिटीज कितना? और 20,000 रुपए वो जो उस प्रॉपर्टी से नहीं आया वो लॉस हो गया। बोलो यार, बैलेंस कितना? 9,80,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में एक सेक्शन है 57, अभी पढ़ा देता हूं बाद में बार बार, क्योंकि वो हेड नहीं है, उसे हेड मत मानना, 1 घंटे का हेड है वो। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर तुम कोई इनकम कमा के लाते हो और उस इनकम में तुमने कोई खर्चा किया होता है, अरे किसी भी हेड का यही रूल है, इनकम कमाने में कोई खर्चा हुआ होगा, 10 लाख रुपए की इनकम में जाएगी। 10 लाख रुपए की इनकम कमाने के लिए कुछ खर्चा किया है क्या आपने? क्या क्या खर्चा किया है बताओ, चेक करो बोर्ड पे। क्या क्या खर्चे किए हैं? सर एक तो ये लिफ्ट मेंटेनेंस का खर्चा किया हमने, कितने का? 240 का, विच इंक्लूड द पेमेंट ऑफ 30,000, जो कि हमने कैश में करी है। तो बहुत सारी बातें इन्वॉल्व हो गई वैसे इसमें। एक सेक्शन और इन्वॉल्व हो गया, सेक्शन 40A(3). ठीक है, तो वो पीजीपी में पढ़ेंगे हम लोग। कुल मिला के अगर आप मुझे
थोड़ा बाईपास करने का मौका दो, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि जो तुमने यहां खर्चे किए होंगे, जैसे एक खर्चा ये किया है ना, कुछ खर्चे यहां भी किए हैं, इसमें 30,000 की डिडक्शन मिलेगी नहीं हमें एक्चुअल में, क्योंकि जो कैश में हम पेमेंट कर देते हैं तो एक सेक्शन लग जाता है 40A3, वो मना करता है, वो आगे चल के पढ़ोगे आप लोग उसको, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही आगे जाएगा तो आगे आएगा वो सेक्शन आपका। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से माइनस आप वो खर्चे माइनस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? आ जाओ चेक करो जरा, यहाँ पे माइनस हुआ होगा कुछ जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकाला होगा। लिसन गाइस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक हेड है, वो क्वेश्चन के साथ मर्ज हो रखा है, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रेंट आ गया 20,000 माइनस 980, हाँ है ना। अब बाकी के दो खर्चे उन्होंने किए हैं कि नहीं किए? अरे किए हैं ना, तो 240 एक्सपेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? 240 एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, तो 240 में 30,000 का मैंने डिडक्शन देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 40A3 कहता है अगर आप कोई भी पेमेंट कैश में करते हो एक्सीडिंग 10,000 तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये कहता है सेक्शन 58 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। डन। अच्छा, सैलरी टू स्टाफ किस बात के लिए? रेंट कलेक्शन के लिए। अरे बोलो ना, रेंट कलेक्शन 40 लाख था कि नहीं था? उसमें 10 लाख एमिनिटीज थी कि नहीं थी? तो सिर्फ 1/4 यानी कि 10 लाख इस हेड में आया कि नहीं आया? तो प्रोपोर्शनेटली इस हेड का डिडक्शन कितना होना चाहिए? 88 डिवाइडेड बाई 4, 88,000 डिवाइडेड बाई 4, तो 22,000 इस हेड में मिलेगा। बैलेंस डीम्ड टू हैव बीन अलाउड, उसके लिए 30% एचपी में दे चुके हैं कि नहीं दे चुके हैं? अरे दे दिया है ना। जो 30% डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी में देते हैं वो इसी नाम की तो देते हैं कि जो कुछ खर्चे इस बिल्डिंग पे हुए होंगे उन सभी खर्चों के लिए 30% डिडक्शन। तो यहां बैलेंस सिर्फ कितना मिलेगा? 22 का मिलेगा। 1/4, 88,000 का 1/4 अमाउंट कितनी आएगी टैक्स के लिए? इतनी अमाउंट आएगी। डन। अरे बोलो, खत्म। और क्या रह गया था? 7वां। इसमें क्या था? है पढ़ लेते हैं सवाल। अनाया ऑन्स अ हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा, कुछ ऐसा है ना। सो दिस इज PLOP। क्या है ये? PLOP। सेक्शन लगेगा कौन सा? 23(3). 23(3 कहता है या तो एरिया होगा या तो टाइम होगा। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं अप टू दिस, तो ये तो टाइम है, एरिया खत्म, टाइम पे आ गए। विद इफेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रफी को लेट आउट कर दी दिस। एक मिनट, कितना? 20,000 रुपए। इस भाई ने प्रॉपर्टी वेकेंट कर दी 1 महीने के लिए एंड वॉज लेट टू रचना विद इफेक्ट फ्रॉम 25,000 रुपए। डिटरमाइन द ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इफ एक्सपेक्टेड रेंट। केस 1 एंड केस 2। मेरी बात सुनना ध्यान से। इस वाले केस में हम कोई बेनिफिट वैकेंसी का नहीं दिया करते थे, बोलो हाँ या ना? देते थे कि नहीं देते थे? होता ही नहीं था। केस 1 में ER बताओ। ER 2 लाख। AR बताओ फटाफट। एक्चुअल रेंट कितना आया फटाफट बताओ। सुनो, जून से लेके और दिसंबर तक, दिसंबर इंक्लूड नहीं होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 20,000 रुपए इंटू 6 प्लस, फिर खाली होगी ना प्रॉपर्टी 1 महीने के लिए, 1 जनवरी से 3 महीने, 25,000 इंटू 3, टोटल कर लो 190। लेकिन ये रेंट इससे कम है कि नहीं है? व्हाट विल बी द GAV इन केस 1? 2 लाख। सेक्शन बताओ 23(1)A। कॉन्फिडेंस रखा करो। क्या लगेगा? 23(1)A। अब चारू सोच रही है बेनिफिट ऑफ वैकेंसी क्यों नहीं दिया? अरे अभी तो बोला नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं है, और बेनिफिट ऑफ वैकेंसी मिलेगा नहीं तो GAV या तो B से निकलेगी या तो A से निकलेगी। B से निकाली नहीं जा सकती क्योंकि रेंट उससे कम है, तो निकलेगी किससे? बाय डिफॉल्ट A लगेगा इस पे। गया कुछ दिमाग में? सेकंड केस देखो 3 लाख। दूसरा केस क्या है? GAV बताओ। अरे GAV बताओ, हैं? GAV बताओ जल्दी से। 3 लाख। अरे बोलो, GAV बताओ 3 लाख है। एक्चुअल रेंट बताओ कितना है?
190, बताओ जी क्या लोगे? 23 1 ए। सर जी यहाँ तो कुछ और लिखा है, इसीलिए तो देके गया था मैं तुम्हें। कांटा मारो इस पे, कांटा क्या मारो सर? मारो कांटा। सोल्यूशन पे क्या मारना है? कांटा। आई बात समझ में? अरे बोलो, खत्म बात? हाँ या ना? तीन मामले एक साथ हो रहे हैं इसमें, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, लेट आउट भी है, वैकेंसी भी है। साहब ऐसा तो हमने कोई लॉ नहीं पढ़ा जिसमें तीनों काम एक साथ हो रहे हो। हमने तो दो ही पढ़े हैं। इसलिए आपको पहले केस में 2 लाख और दूसरे केस में 3 लाख, यही आपकी जीएवी है। अब सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तुमने देख लिया क्या? बताओ जरा क्या लिखा है, क्या लिखा है बताओ। सर जी यहां पे ऐसे लिखा है 6 और 3, ये हो गया। ये क्या है? है क्या है ये? ओ भाई सुनो रे, सुनो, मैं एक बात अनाउंस कर देता हूं आपको। इस ये आपकी किताब है जो आपको कोचिंग से मिलेगी, मतलब एमसीसी से मिलेगी। इसमें जो सॉल्यूशन है वो मैंने नहीं दिए हैं, ठीक है? तो जहां जहां मेरे को लगेगा करेक्शन मैं करा दूंगा, ओके? लेकिन मैं जो करा रहा हूं ना वो प्रिंसिपली करेक्ट है, ठीक है? तो अब पढ़ो क्या लिखा है आगे। इट इंप्लाइज दैट सिंस एक्सपेक्टेड एंड है, और मैंने क्या बोला था? वैकेंसी का बेनिफिट, हेंस यहां पे जीएवी क्या होगी? यहां पे आओ जल्दी से। यहां पे कितनी लिए? क्या लिए? बेनिफिट ऑफ वैकेंसी किसी स्थिति में इस मकान के केस में मिलता नहीं है। नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता, टैटू करा लो इस बात का। बेनिफिट ऑफ वैकेंसी मिलता नहीं है टाइम के केसेस में, ठीक है? चलो और बताओ, और क्या दिया था मैंने तुम्हें? खत्म, और कुछ नहीं था? अब सुनो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? सर जी लास्ट लेक्चर में आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पढ़ाया था। फटाफट एक बार उसको क्या करा दो, रिवाइज करा दो। सर क्या पढ़ाया था आपने? चलो सुनो, रजिस्टर बंद, बोर्ड पे देखो एक बार सब लोग। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कुछ लिखवाया भी था क्या? है लिखवाया था क्या कुछ? चलो एक काम करो, समरी बना लो, इसकी सेक्शन की समरी बना लो। सेक्शन 24 क्लॉज बी, फेयर रजिस्टर में बनाना। समरी बनाओगे फेयर में बनाना, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर बनाना समरी। पहले समझ लो अच्छे से। सुनो सर, इसमें आपने 3 बातें करी थी हमारे साथ। कितने पॉइंट डिस्कस किए थे मैंने? 3 पॉइंट। सर बीच वाला पॉइंट बहुत आसान था। पहला पॉइंट आपने बताया था कि जो इंटरेस्ट होता है ना वो 2 तरीके का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट। अरे बोलो सर, एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड या प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट, हाँ या ना? और इसके पीछे मैंने कारण भी बताया था। मैंने शॉर्ट में बोला था जिसको मेरे पैसे पसंद आ रहे हैं मुझे उसका घर नहीं पसंद आ रहा, और जिसको मेरे को जिसका घर पसंद आ रहा है उसको मेरे पैसे पसंद नहीं आ रहे, इसलिए गैप आ रहा है। इसलिए मकान ढूंढने में टाइम लग रहा है। लोन मैंने पहले ले लिया, ब्याज चालू हो गया, प्रॉपर्टी बाद में आई। बोला था मैंने ऐसा? बस उतना ही दिमाग लगाना है। सेकेंड पॉइंट दूसरा, इसमें मुझे करंट ईयर का इंटरेस्ट दिख सकता है। करंट ईयर का मतलब मेरा प्रीवियस ईयर है ना? या फिर और ज्यादा सिंपल करोगे तो वो ईयर जिसमें प्रॉपर्टी एक्चुअली एग्जिस्टेंस में आई हो। हाँ जी साहब, ओके की रिपोर्ट है? अरे बोल दो कुछ। इसका मैंने ट्रीटमेंट तुम्हें क्या बताया था? टोटल इंटरेस्ट जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 5, 1/5 मिलेगा 5 साल में। पहली इंस्टॉलमेंट उस ईयर में मिलेगी जिस ईयर में हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी या आ गई होगी। डन। इसकी डिडक्शन मिलेगी 100%, 100% सेम ईयर में, 100% इन सेम ईयर, ऐसे मैंने कहा था।
आपको याद है मैंने ऐसा भी कहा था कि पीसीपी कैसे निकलता है, डेट ऑफ लोन से लेके जिस साल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करी है उस साल से पहला 31 मार्च पीसीपी होता है, पहला केस। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी आने के पहले लोन को रीपे कर दिया, प्रॉपर्टी आने के पहले लोन को रीपे कर दिया, तो उस केस में पीसीपी तो होगा लेकिन करंट ईयर का इंटरेस्ट नहीं होगा। गया कुछ खोपड़ी में? बोलो ना। डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? नेक्स्ट पॉइंट में कैलकुलेशन थी। क्या थी? कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन बहुत सिंपल थी, पी आर टी अपॉन में 100। अरे बोलो, यही तो था ना? क्या था? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लोन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू टाइम। कुछ ऐसा ही था, डिवाइडेड बाई 12। ऐसी कहानी थी कुछ। बोलो आया ना? डी सर। लास्ट में क्या था सर? सुनो, ये सब कर लिया ना हमने। ये सब करने के बाद ना यहां से निकल के आता है एलिजिबल इंटरेस्ट फॉर डिडक्शन। एलिजिबल इंटरेस्ट फॉर डिडक्शन। एलिजिबल इंटरेस्ट फॉर डिडक्शन कैसे निकल के आता है? 1/5 ऑफ पीसीपी प्लस करंट ईयर का 100%। गलती नहीं हो सकती आपसे, करंट ईयर का 100%। दिस अमाउंट इज द एलिजिबल अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। एलिजिबल है, एलिजिबल है। डिडक्शन कितनी मिलेगी? तो लास्ट पॉइंट है क्वांटम ऑफ डिडक्शन। हाउ मच डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 24 क्लोज बी। बाबू मेरे ये दो बातों पे डिपेंड करता था। स्पेस कम पड़ेगा मुझे यहां पे। ये वाला चमत्कार मैं यहां कर दूं क्या नीचे? बोलो, यहां कर लो। क्वांटम ऑफ डिडक्शन। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं स्पर्श? क्वांटम ऑफ डिडक्शन। चलो बताओ क्या बोलती है पब्लिक, बताओ क्या बोलती है, क्या करना चाहिए? सर बहुत सिंपल था, प्रॉपर्टी डिवाइड कर लो, ऐसा सिखाया था आपने। प्रॉपर्टी दो तरह की और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टू। दो तरह की प्रॉपर्टी और एनी स्पेशल केस। बोलो है ना? पहला एलओपी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्लॉज बी इज इक्वल टू एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी किसी से भी। कमाने वाली मकान है, कमाने वाली मकान का जितना ब्याज बनता है टोटल अलाउ कर दो, कोई चक्कर में मत फंसो। 23(2) ये कौन सा सेक्शन था? 23(1). अगर ये मामला है, देखो साहब डिडक्शन तो मिलेगी केड़े सेक्शन में, लेकिन कितनी? देखो साहब ऐसा है, डिडक्शन मिलेगी 30,000 रुपए की। कितने की मिलेगी डिडक्शन? 30,000 की। या डिडक्शन मिलेगी कितने की? देखो सुनो, डिडक्शन या तो मिलेगी 30,000 रुपए की, और सुनो रे 1.5 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए की डिडक्शन कब मिलेगी? सर जब स्पेशल केस हो जाएगा, कुछ स्पेशल हैपनिंग्स हो जाएंगी। जैसे अगर 30,000 रुपए की डिडक्शन मिल रही है तो दिस इज जनरल डिडक्शन। कैसी डिडक्शन है ये? जनरल डिडक्शन है। और ये कैसी डिडक्शन है? ये स्पेशल डिडक्शन है। बोलो हाँ है ना? सर ये स्पेशल डिडक्शन मुझे तभी मिलेगी जब मैंने लोन लिया होगा इस टाइम में, प्लस लोन मैंने लिया होगा परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, प्लस मैंने 5 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्ट कर दी होगी। 5 साल की काउंटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर जहां से मैंने लोन लिया है उससे काउंटिंग करनी है। बोलो हाँ है ना? सर जी अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फेल हो गई तो मेरे को डिडक्शन मिली कितने की? यानी कि मैंने लोन लिया होगा 99 के पहले, लोन लिया होगा 99 के बाद, बट लिया होगा रिपेयर पर्पस के लिए, रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो भी मेरे को क्या मिलेगी? 30,000 की डिडक्शन। 5 साल से ज्यादा का टाइम लगा दिया होगा तो भी मेरे को कितनी मिलेगी? 30,000 की डिडक्शन। ये दो बातें हो गई। तो ये आ गई साहब लिमिट, और ये लिमिट आपको सिर्फ कब चेक करनी है? सिर्फ आपको ये लिमिट एसओपी में चेक करनी है। खत्म बात। अब स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। स्पेशल केस में दो बातें आई थी। पहला 23(3). 23(3) क्या था? PLOP, दिस इज द स्पेशल केस। बोलो हाँ है ना? डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, एक एरिया, दूसरा टाइम। एक बात और, स्टडी मटेरियल में मत ढूंढने लग जाना एरिया कहां है टाइम कहां है, कहीं नहीं है वहां पे, ठीक है? तो इसका काम कैसे निपटाएंगे साहब?
एरिया वाले पे तो एक यूनिट होगी, यूनिट वाइज बांट लेंगे। एक यूनिट होगी एलओपी और एक यूनिट होगी एसओपी। हाँ या ना? एक काम करना, इसको जब सॉल्व करना हो तो जो तुम्हारा एलिजिबल इंटरेस्ट था ना, बोलो, उसको बांट देना किस हिसाब से? एरिया के हिसाब से। एलिजिबल इंटरेस्ट को डिवाइड कर लेना एज पर प्रॉपर्टी। जैसी प्रॉपर्टी डिवाइड हुई हो वैसे बांट लेना। अगर आधा आधा डिवाइड हुआ है तो आधा आधा, 1/3 2/3, वो केस क्वेश्चन में दिया होगा। बोलो हाँ या ना? तो मुझे बताओ, डिवाइड करने के बाद इसका शेयर आ जाएगा अलग और इसका शेयर आ जाएगा अलग। देखो, इसके शेयर से कोई पूछताछ मत करना, जितना शेयर आया होगा टोटल डिडक्शन दे देना, फालतू क्वेश्चन मत पूछना इससे। सर जी एग्जांपल लेना, मान लीजिए एलिजिबल इंटरेस्ट कितना आया, 5 लाख का, आधा आधा बटा हुआ था तो इसका शेयर कितना आया, 2.5 लाख का, इसको पूरा 2.5 दे देना। बैलेंस बचा कितना, 2.5। अब इस 2.5 पे नियम और शर्तें लागू, क्योंकि ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, एसओपी, और एसओपी की डिडक्शन या तो 30 की मिलती है या 2 लाख की मिलती है। सुन भाई, पहले तो 2.5 भूल जा चुपचाप, बात करेंगे 30 मिलेगा या 2 मिलेगा, और ये आपको पता है कि 30 और 2 कब मिलता है, हाँ या ना? पक्की बात, डन, खत्म हो गया ये वाला केस। टाइम के केस में क्या करना था सर? टाइम के केस में कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा डिडक्शन देंगे, फुल डिडक्शन। सर जी इसमें 5 महीने 9 महीने नहीं बांटेंगे? नहीं बांटेंगे, इसमें पूरी डिडक्शन देते हैं। बोलो हाँ या ना? खत्म बात, केस सॉल्व। बचा क्या? बचा वो जिसकी हम बात करनी है आज, क्या, डीएलओपी। यही बचा है ना? हेडिंग डाल लो डीएलओपी, काम शुरू करते हैं इस पे। किसी का कोई सवाल? हाँ, समरी, ऐसे बनाओगे? है, इतना गंदा सा लिखा हुआ है, ऐसे बनाओगे क्या समरी? सुनो, इसकी फोटो खींच लो, मैं साफ साफ बना के दूंगा। फोटो खींच लो, जिसको चाहिए वो खींच लो, जिसको याद हो गया रहने दो, और जिसको डाउट है वो तो जरूर खींच लेना, फैंटम मत बनना ज्यादा। जी, जी प्रभु, जी प्रभु, ऊपर करना है ये, ला, खींच लो। जी 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 मालिक, ये लीजिए। हे ईश्वर, हो गया ये वाला है, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल इंटरेस्ट माइनस होगा, एसओपी तो होता ही नहीं ना उसमें, तो बिना किसी लिमिट के माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चले भाई, डीएलओपी देखें, देखें। टेक्निकली क्या है ना, ये डीएलओपी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सिचुएशन है। पढ़ा मैंने ऑलरेडी दिया था आपको, मैंने कहा था जब दो से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे, दो से ज्यादा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे तो ये केस एप्लीकेबल हो जाएगा। मोर देन 2 हाउसेस,
तो बताओ लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि साहब सुनिए, आप मैक्सिमम 2 मकान को एसओपी मान सकते हो। तो मैक्सिमम 2 houses can be SOP. Remaining house property shall be treated as DLOP. सही है साहब? Now I am creating a situation. आप लोग जरा ध्यान से सुनना। एक सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूं। सो मिस्टर ए के पास 3 घर हैं। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। रट्टा मत मारना, उसका आराम से समझना। तो वो कह रहे हैं कि ऑल 3 हाउसेज आर एसओपी। रिपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को कि ये सब तीनों मेरे सेल्फ एसओपी हैं। तो गवर्नमेंट इसकी कैलकुलेशन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग करवाएगी? ऐसी सिचुएशन में सेक्शन लगाया जाएगा डीएलओपी, बोले तो 23(4). कौन सा लॉ कहता है? मैक्सिमम 2 हाउसेस कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप कौन से मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे और कौन से मकान को डीएलओपी के लिए ओपन कर दोगे? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास 3 मकान है, 3 में से कौन से घर को आप एसओपी मानते हो और कौन से घर को आप डीएलओपी के लिए ऑफर करोगे? ये कैसे पता चलेगा आपको? 1 मिनट। हाँ जी बेटा। हाँ, क्यों ले रहे हो आप assumption? कैलकुलेशन कह रहा है, वो करेंगे हम। assumption नहीं लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। देखो, अब लॉ बन गया, उसके अगेंस्ट तो मैं नहीं जा सकता, और आपके वाले सिस्टम से भी कैलकुलेशन नहीं हो सकती कि सर वो ग्लास में 3 पर्चियां डाल लेंगे और एक पर्ची बाहर निकालेंगे, उसमें से कौन सा वाला आया। पर्ची पर्ची तो खेल नहीं सकते गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट तुम्हें कहती है भाई देखो ये तुम्हारा ऑप्शन है, इट्स अप टू योर ऑप्शन। तुम 3 में से कोई भी 2 को एसओपी मान लो, जो एक बचेगा उसे हम क्या मान लेंगे और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन हो जाएगी। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट? सर मुझे इस पे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं वो 2 मकान या मैं वो एक मकान को डीएलओपी ऑफर करूंगा जिस ऑप्शन में मेरी टैक्स लायबिलिटी सबसे कम आ रही होगी। बाबू टैक्स लायबिलिटी तक जाने की जरूरत नहीं है, टोटल इनकम तक पहुंच जाना। कहां तक पहुंचना है? आपको पहुंचना है टोटल इनकम तक। जिस ऑप्शन में आपकी टोटल इनकम सबसे कम आ रही होगी उस ऑप्शन को आप ऑफर कर देना डीएलओपी के लिए। अब ये कैसे होगा? ऑप्शन कितने आएंगे? 3 ऑप्शन बनेंगे। जितने मकान उतने ऑप्शन बनेंगे, जितने मकान होंगे उतने ही ऑप्शन बनाए जाएंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 1 क्या होगा? हाउस 1 एंड हाउस 2 को हम एसओपी मान लेते हैं और हाउस 3 को हम क्या मान लेते हैं? डीएलओपी मान लेते हैं। ये फर्स्ट ऑप्शन है और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो कैलकुलेशन तुम्हें पता है, सारी कैलकुलेशन मैंने समझाई हुई है। कैलकुलेशन में कितनी बातें आती हैं? 3 बातें आती हैं। जीएवी बताओ, एसओपी वाले पोर्शन का जीएवी निल, म्युनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन निल, एनएवी निल, 30% निल। बोलो, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दोनों मकान का मैक्सिमम इट कैन बी 2 लाख और इट कैन बी 30,000। एज केस में भी वो क्वेश्चन पढ़ के आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डीएलओपी के केस में जीएवी शैल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 23(1) एबीसी। आई रिपीट, एबीसी। मैंने यहां पे सी को हटाया नहीं है, सी को रखा है। ठीक है, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? मजे की बात बताऊं, सी का कोई यूज ही नहीं होगा इसमें। सोचो आप कैसे, क्योंकि ये तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है।
तीनों क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो ER और AR विच एवर इज हायर विल ओनली हेल्प। हाँ है ना? नेक्स्ट ऑप्शन 2, हाउस 2 एंड हाउस 3 is SOP, house 1 is DLOP. Calculation will be remaining same, but income change हो जाएगी, ध्यान रखना। है ना? ओके, ऑप्शन 3 में आओगे तो H1 एंड H3 आर SOP और H2 इज, प्लीज एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एक बार H2 DLOP हो गया, एक बार H1 DLOP हो गया और एक बार H3 DLOP हो गया। योर चॉइस, आप कैसे भी ऑप्शन बना सकते हो, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? कैलकुलेशन क्लियर है? बोलो ना, कैलकुलेशन क्लियर हो गई आपको? बढ़िया। अब फटाफट से एक रजिस्टर पे हेडिंग डालो, को-ओनर्स डालो, हेडिंग को-ओनर्स। टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ को-ओनर्स, सेक्शन 26। टैक्स ट्रीटमेंट इन केस ऑफ को-ओनर्स। सेक्शन 26। मेरा सवाल आपसे यह है बच्चा लोग, को-ओनर किसे बोला जाता है? जिस प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा मालिक मौजूद हो। भाई कई बार ऐसा हो जाता है ना, एक प्रॉपर्टी है उसमें एक से ज्यादा ओनर है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स। तो अब इसमें अगर वो प्रॉपर्टी, अब ध्यान से सुनना, अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, प्रॉपर्टी कैसी है, तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है, कैसी है? प्रॉपर्टी इज लेट आउट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी LOP है, तो ऐसे केस में आपने कैलकुलेशन नॉर्मल तरीके से करनी है जैसे आप करते हो, और आखिरी में जाके जो को-ओनरशिप में उनका शेयर है ना, कुछ नहीं दिया तो इक्वल बांट देना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इक्वल बांट देना, इक्वल शेयर कर देना। और अगर उनका शेयर दिया हुआ है, अगर उनका शेयर दिया हुआ है तो उनके शेयर के हिसाब से इनकम को बांट के उनके एंड में टैक्स करा देना। मतलब फाइनल इनकम निकल के आई 2.5 लाख रुपए। फाइनल इनकम कितनी निकल के आई? 2.5 लाख रुपए फाइनल इनकम निकल के आई। LOP का केस था, 1/25 एक के एंड में टैक्स होगा, 1/25 एक के एंड में टैक्स होगा। अब मुद्दे की बात पे आओ, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा क्यों रहा हूं? इसमें जो डिडक्शन है ना सेक्शन 24B की, याद करो मैंने क्या कहा था, वो डिडक्शन प्रॉपर्टी वाइज नहीं है। याद करो लास्ट लेक्चर में बोल के गया था मैं आपको, वो प्रॉपर्टी असेस, वो डिडक्शन असेसी वाइज है। ठीक है, अब सुनना, मैं अपने घर का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसा मेरा एक फ्लैट है गुड़गांव में, तो ये फ्लैट पे मैंने लोन लिया हुआ है 30 लाख रुपए का, और ये लोन 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से चलता है, और ये प्रॉपर्टी SOP है। लेकिन इस SOP की रजिस्ट्री, मतलब मैंने दिमाग नहीं लगाया कुछ, ऐसे ही मतलब कर लिया मैंने ऐसे ही। कभी आपको लग जाएगी यार बड़ा दिमाग लगाया यार इस बंदे ने, तो दिमाग में कुछ नहीं लगाया। टैक्स की चोरी नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता। मान लो भाई, अरे हो गई यार, मान लो यार SOP। तो इसमें मैंने क्या करा, वो प्रॉपर्टी जो है ना उसकी ऑनरशिप मैंने मेरे और मम्मी दोनों के नाम पे ले ली। मतलब हम दोनों इसके ऑनर है, मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों इसके ऑनर है। और ये प्रॉपर्टी कैसी है तो बताओ, इस पे जो 30 लाख का लोन है, साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 240।
240 बनता है कि नहीं बनता है? और हमने सारी कंडीशन पूरी करी हुई है, हम 2 लाख वाली लिमिट में आते हैं। ठीक है, हम 2 लाख वाली लिमिट में आते हैं। तो पता है इसकी जब रिटर्न भरते हैं ना हम लोग, तो मम्मी अपनी आईटीआर फाइल करती है, मतलब मैं ही करता हूं उनकी आईटीआर फाइल, और मैं अपनी आईटीआर भी खुद ही फाइल करता हूं। तो इसकी जीएवी क्या होती है बोलो? इसकी एनएवी क्या होती है? 30% क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कितना मिलेगा मेरे को? 2 लाख। कितना मिलेगा? 2 लाख। ठीक है, अरे बोलो। अब लैप्स कर गया 40,000, टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कितना आया? अच्छा, मैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज कर दूं क्या, ताकि और आपको मजा आए? मैं इसका एग्जाम्पल चेंज कर यहां से ना इसको इसको 12%, 15% कर देता हूं। तो अब निकाल के दो इंटरेस्ट, अब ज्यादा मजा आएगा आपको। 4.5 लाख। ठीक है, अब 4.5 में 2 तो मेरे को मिल गया। अब मम्मी ने अपनी आईटीआर फाइल करी, जीएवी क्या आएगी, एनएवी क्या आएगी? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल बेटे ने ले ली, मां को मिलेगी? लॉ कहता मिलेगी। कितनी मिलेगी? कहते 2 लाख। वाओ। अगर ये मेरे नाम पे होता तो मुझे डिडक्शन सिर्फ कितनी मिलती? लेकिन हम दोनों के नाम पे है तो हमें डिडक्शन कितनी मिल रही है? 4 लाख मिल रही है। अरे बोलो ना। यानी कि मैं 2 लाख रुपए की डिडक्शन यहां ले सकता हूं, मतलब मैं नहीं ले रहा हूं, मम्मी ले रही है, मैं थोड़ी ले रहा हूं। एसएससी वाइज होता है, हाँ या ना? और 2 लाख की मैंने ले ली, तो एक तरीके से 4.5 लाख का ब्याज मैंने दिया बैंक को, उसमें से मेरे को कितनी मिल गई? 4 की तो डिडक्शन ही मिल गई। अगर ये को ऑनरशिप नहीं होती तो सिर्फ कितनी मिलती? 2.5 लाख मेरा क्या हो जाता? लॉस हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो ना। 2.5 लाख मेरा क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो मतलब सही है, ये सही लगा आपको जुगाड़? अरे बोलो। तो ये ऐसे आपको को ऑनरशिप में, एसओपी में 2 लोगों को डिडक्शन, दोनों को ऑनर को बराबर बराबर मिलती है। तो सर ये तो लूपहोल हो गया सर, ये तो एरर इन द लॉ है। तो ये एक्चुअल में लूपहोल है, तभी जो फायदा ले सकते हैं वो ले लेते हैं, और जो नहीं ले सकते वो नहीं ले पाते जी। तो तीनों को मिलती, 4 होते तो चारों को मिलती, 5 होते तो पांचों को मिलती। एक प्रॉपर्टी के कितने भी ऑनर हो सकते हैं, सबको मिलती। क्या बेटा? ले लो ना, मना कौन कर रहा आपको? लेकिन एक बात याद रखना, मैं मेरी मम्मी का अकेला हूं, तो मेरे को पता है प्रॉपर्टी सेफ, जो मेरी मम्मी का वो मेरा ही है। द मोमेंट आप 2 भाई हुए तो माता की प्रॉपर्टी दो बच्चों के पास बढ़ती है फिर। ठीक है ना? चलो, नहीं मैंने मेरा कोई भी एसेट मेरे मम्मी या पापा दोनों को इन्वॉल्व करके लिया हुआ है। अब मेरा क्या है यार, मैं भी तो उनकी वजह से ही हूं है कि नहीं? चलो, कॉर्नरशिप में थोड़ा लिखवाना है मुझे आपको। को ऑनरशिप में कुछ बातें हम लिखेंगे। च, 2 मेरे को मिल जाता, 50 मम्मी को मिल जाता। ठीक है, 2.5 होता तो 4 नहीं मिलता, ये दिमाग में डाल के रखना है। अगर अपन 4 क्लेम कर लेते ना तो स्क्रूटनी में केस आ सकता था। स्क्रूटनी में केस आते ही जो असेसिंग ऑफिसर है वो मेरे से ये पूछता कि ब्याज तो दिया 2.5 का, डिडक्शन ले ली कितने की, ऐसे कैसे ले ली? तो गड़बड़ है ना, तो वो नहीं कर सकते। मुझे पता है आप ये सवाल पूछोगे, पता था मुझे, चलता है ना दिमाग, इतना दिमाग चलाते हैं हम अपना, नहीं? चलिए गाइज सुनो, मुझे आपको हैंड रिटन नोट्स तो भेजने हैं, बट ओके ओके, रिकवरी बनाओ, चार्ट बनाओ।
प्रॉपर्टी लिखवाना भी तो है, इतनी सारी कहानी सुना तो दी, लिखवाऊंगा भी तो इसको। को ऑन्ड प्रॉपर्टी, या को ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट। हाँ जी, लिखो। पहला, सबसे पहला टेस्ट, एक टेस्ट करना पड़ेगा। लिखिए, वेदर द ओनरशिप रेशियो इज असर्टेनेबल। हम लिखेंगे इज द ओनरशिप इज ascertainable yes or no. If ownership cannot be ascertained, तो क्या हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स नहीं होगी? होगी, लेकिन कैसे होगी? इंडिविजुअली नहीं हो सकती, तो इसको हम टैक्स करेंगे। लिखिएगा एचपी इनकम, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान रखना। एचपी इनकम इज असेस्ड, इसको साफ साफ बनाना, क्योंकि मैं ये आपको फिर समरी नोट्स में बना के नहीं दूंगा, ये ध्यान रखना। इज असेस्ड एज एओपी। एओपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ऑलरेडी अ सेपरेट पर्सन इन इनकम टैक्स लॉ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एओपी के एंड में टैक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छा। और अगर असर्टेनेबल है तो शेयर को अलग अलग बांटा जा सकता है, तो माइट भी यहां से दो केसेस हो, यहां पे दो केसेस हो। नंबर एक, चेक करना आपको। हेलो, टेस्ट 1, टेस्ट 2। टेस्ट 1 में क्या देखना है? कॉर्नर के केस में क्या ओनरशिप असर्टेनेबल है? क्या ओनरशिप असर्टेनेबल है? अच्छा, वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट 2, क्या ओनरशिप असर्टेनेबल है? टेस्ट 1 हो गया। टेस्ट 2 लिखिए, वेदर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट, आपको देखना है, चेक करना है प्रॉपर्टी लेट आउट है। प्रॉपर्टी इज लेट आउट, जवाब दो आ सकते हैं, यस और नो। मतलब है तो एसओपी है, यस है तो बताओ क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, क्रक्स निकाल दो। कंप्यूट इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी एज नॉर्मल केस, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, एज नॉर्मल केस, एंड डिवाइड द फाइनल इनकम इन ईच कॉर्नर। बात खत्म। जैसा मैंने आपको बताया, 5 लाख की इनकम आई थी, 2.5 दोनों में बांट दी। ठीक है, तो ठीक है। अगर एसओपी है तो, अगर एसओपी है तो लिखिए, देन सेपरेट कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन in the
hands of each corner, in the hands of each corner, taking NAV nil. भाई एसओपी है तो NAV nil लोगे कि नहीं लोगे? डन है? यहां पे एक नोट डाल देना, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल shall be allowed separately to each corner. डिडक्शन मिलेगी ईच कॉर्नर को सेपरेटली. हाँ जी कटा कलेश जी सर. ऑनरशिप अगर असर्टेनेबल नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि एचपी इनकम नहीं आएगी, इनकम आएगी, लेकिन उस इनकम को एसोसिएशन ऑफ पर्सन के एंड में टैक्स किया जाता है बाबू. एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होगा, नॉर्मली इनकम कैलकुलेट होगी एंड एओपी विल पे टैक्स. सिंपल. उसमें ये वाले सब कैलकुलेशंस नहीं लगेंगे. ईच कॉन्सेप्ट, ईच कॉर्नर को क्या नहीं मिलेगा, रिडक्शन नहीं मिलेगा. डिडक्शन के लिए कौन एलिजिबल हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? दो इंडिविजुअल ने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया और एक प्रॉपर्टी खरीद ली. प्रॉपर्टी आ तो गई दोनों के नाम पे, लेकिन प्रॉपर्टी का शेयर किसका कितना है नहीं पता. तो उस केस में ये बहुत थियोरेटिकल सी बात है कि एओपी के एंड में टैक्स होगा. एओपी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक सेपरेट पर्सनालिटी है जिसकी ट्रीटमेंट अलग है. मतलब कैलकुलेशन तो सेम ही होगी, कैलकुलेशन अलग थोड़ी हो जाएगी. जीएवी भी वैसे ही निकलेगा, हाँ या ना? जीएवी भी वैसे ही निकलेगा. इन दैट केस डिडक्शंस भी वैसे ही दी जाएंगी नॉर्मल मैनर में. बस टैक्सेबल एंड कौन से हो जाएंगे? इंडिविजुअल्स ना होके एओपी हो जाएगा. सबको टैक्स देना पड़ेगा, ये सीधी बात है. ठीक है, एओपी से पहले इनकम पे टैक्स जाएगा, देन जो शेयर बचेगा वो उसको बांट के अपने घर लेके जाएंगे. ये होता है. ठीक है, हाँ जी दोस्तों, डन. तो ऐसा है, चैप्टर तो यही था प्रैक्टिकली आपका. एक छोटा सा पॉइंट और है, सेक्शन 25 ये कहता है, सुन लो, समरी में लिखा होगा, नोट्स में दे रखा है. अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करते हो किसी ऐसे पर्सन के जो इंडिया के बाहर रहता है, भाई आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, पहले तो इंटरेस्ट तो क्यों पे करोगे, आप पहले लोन लेके आओगे, और आप लोन लेके आए किसी पर्सन से जो कहां बैठा है, आउटसाइड इंडिया बैठा है, तो आप उसे लोन के ऊपर क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे. साफ सीधी बात है भाई, इस इंटरेस्ट पे आपको काटना है क्या? टीडीएस जमा कराना पड़ेगा. यानी कि इस इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो टीडीएस बनता है वो काट के जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को. आई बात समझ में? तो ये आउटसाइड अगर किसी बंदे से लोन लाए, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो पहले उस पे काट लेना टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा देना, तब इसकी डिडक्शन देंगे. अगर टीडीएस नहीं काटा, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है इंटरेस्ट पे जो कि आउटसाइड इंडिया से लिया था, सेक्शन 25 का डिसअलाउंस लग जाएगा उसके साथ, और उस इंटरेस्ट को इंडिया में हम डिडक्शन 24B में नहीं देंगे. क्लियर? बोलो जल्दी फटाफट से. क्लियर हो गया? अच्छा, एक और बात है, जाते जाते बता देते हैं. लिखो कहीं पे जल्दी से, लिखो सेक्शन 25A, मार्क करो, इंपॉर्टेंट. सेक्शन 25A, और इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. बहुत छोटी सी बात है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आएंगे. एक आएगा रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 1 and 2. 1 is
रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। याद है ये अनरियलाइज्ड रेंट की बात करके आए थे हम लोग थोड़ा पीछे। वो रेंट था जो हमारा माइनस हो गया था। और एक है एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। पहले मैं आपको एरियर्स समझा देता हूं क्योंकि रिकवरी तो आपको पहले से बताया हुआ है मैंने, और फिर दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट बता दूंगा। ठीक है, तो एरियर्स का मतलब क्या हुआ? मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है जिसका रेंट 50,000 रुपए महीना है मिस्टर बी से। सुनो, लिखना नहीं है, सुनो। बी ने ए को फोन करके बोला कि यार तुझे यहां रहते हुए कितने साल हो गए हैं? 10 साल। मैं ना तेरा रेंट 500 रुपए पर मंथ इंक्रीज कर रहा हूं विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तूने जिस दिन ये बिल्डिंग किराए पे ली थी उस दिन से 500 रुपए पर मंथ। कितने साल हो गए? 10 साल। 500 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करो। 120 इंटू 5, 500 कितना आ गया? 60,000 रुपए किराया भिजवा दे भाई फटाफट, नहीं तो बिल्डिंग खाली कर दे। तो ये जो पैसा आया ये एरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? एरियर। कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सर ये तो लाइबिलिटी क्रिएट की गई है। हां, तो लाइबिलिटी तो हो गई ना, बोलो हाँ या ना। अब ये टेनेंट को ऑनर को देना है तो ऑनर की इनकम है। तो अगर एरियर आया होगा तो आप इसे क्या करोगे? ऐड करोगे। किसमें ऐड करोगे? जो आपने इनकम निकाली होगी, इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। सर मान लो कि मैंने अभी 1 मिनट के लिए इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? 60,000 आया था, इसमें से माइनस भी तो करना होगा कुछ। बताओ क्या माइनस करोगे? 30% ऑफ 60,000 को माइनस करोगे। सर इसी को जीएवी माना जाएगा, कोई डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्सेस की नहीं दी जाएगी, हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, वो भी कितनी? 30% की। बताओ 30% ऑफ 60,000 इज 18, 42,000 रुपए क्या माना जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में ऐड कर देंगे। क्लियर हो गई बात? अरे क्लियर है क्या? सीधा रास्ता, एरियर दिखेगा 100 रुपए का, 30% काट के क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्लियर? कहां पे ऐड करना है? इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी में ऐड करना है। डन। सर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, याद करो वो रेंट लेके भाग गया था बंदा, मिल गया एक दिन, आपने पकड़ लिया पीछे से जाके, हाँ भाई किराया लेके भागा था। बोला नहीं भागा कहां था, मैं तो बहुत बार ट्राई किया, कई बार मैंने घर पे फोन किया, आप मिले नहीं। बताओ यूपीआई नंबर दो, अभी भेज देता हूं। बंदा फंस गया, क्या करेगा? द मोमेंट बंदा फंस जाएगा तो क्या करेगा? है? अरे फंस जाएगा तो क्या करेगा? पे करेगा। अब साहब पे कर रहा है बंदा, कह रहा है भाई मैं पे कर दूंगा। क्या कर दूंगा? साहब मैं पे कर दूंगा। अभी आप पे कर दोगे अगर रिकवरी, तो साहब पे तो आप कर दोगे, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन वो जुड़ेगा किसमें? इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी में। सेम ट्रीटमेंट होगा इसका भी। किसमें ऐड करोगे? कौन से ईयर की? जिस ईयर में रिकवर हुआ होगा। याद रखना ये दोनों ही अमाउंट रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स होते हैं, ड्यू बेसिस पे नहीं होते, याद रखना। आपने उसे पकड़ा और वो बोल के चला गया भाई साहब भेज दूंगा, टैक्स मत कर देना, क्योंकि अभी उसने भेजा नहीं है, वो ऑलरेडी वो बैड डेट्स प्रूव हो चुका है। तो जब वो पैसा मिलेगा तो उस पर टैक्स लगेगा। कौन से ईयर में ऐड होगा? इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ऐड करोगे तो क्या करना पड़ेगा? जो अमाउंट आएगी, जो भी रिकवरी आएगी, रिकवरी में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 30% ऑफ रिकवरी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? माइनस करना पड़ेगा, और बैलेंस को क्या करना पड़ेगा? इसको आप ऐड करोगे। क्लियर हो गई दोनों ट्रीटमेंट? रिकवरी आएगी तो भी ऐड होगा, अनरियलाइज्ड रेंट आएगा तो भी ऐड होगा, 30% का डिडक्शन माइनस करना है। डन? हाँ जी, 30% स्टैंड डिडक्शन। ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए थी ना भाई, वो ग्रॉस अमाउंट है, उसमें से 30% मिलनी चाहिए थी, तो मिल गई हमें। ठीक है, ये ट्रीटमेंट क्लियर हो गया।
अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सेक्शन 27 भी पढ़ा दो सर साथ साथ। ये कौन सा केस है? डीम्ड ऑनर। तो आपको याद है मैंने इससे 5 पॉइंट्स बोले थे आपको, 5 में से 2 पॉइंट क्लबिंग ऑफ इनकम एक टॉपिक है हमारा ब्लॉक नंबर 3 में, तो उसके साथ मैं ये सेक्शन आपको कवर करवाऊंगा। इसका हाउस प्रॉपर्टी में कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक लॉजिक कनेक्टेड है जो किससे जुड़ा है? क्लबिंग से जुड़ा है। मैं उसके साथ ही पढ़ाता हूं इसको। अभी कोई इसको पहले पढ़ा देता होगा, एचपी शुरू करते हुए पढ़ा देता होगा, बट मैं क्लबिंग के साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है? हाँ जी, ठीक है ना? डन। इधर सुनो, 22 डन, 23 के पांचों केस डन, 24 डन, 25 और 25A दोनों डन, 26, 27 मैंने डिस्कस करके छोड़ दिया है। डीम्ड ऑनरशिप शुरुआत में पढ़ाया था, ऑनर नहीं मिलेगा, एक बंदे को पकड़ के ऑनर बना देंगे। अरे बोलो, खत्म। अब आएगा इसका क्या? प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्लास में और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तक लिया? हाँ, कर सकते हो, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली, किसी से भी ले सकते हो। हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो मिलेगा ना? स्पर्श, 1 मिनट रुक जा भाई। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन तो मिलेगा। तो आप कौन से डिडक्शन की बात कर रहे हो? रेंट, आप रेंट लेट आउट कराए क्या अपने ब्रदर को? तो हाँ, और इंटरेस्ट आप भाई को दे रहे हो? हाँ, भाई को मिलेगी डिडक्शन, बस उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। इस तरह की ट्रांजैक्शन में सर्टिफिकेट मांग लेता है असेसिंग ऑफिसर। स्क्रूटनी में केस फंसते ही सर्टिफिकेट मांग लेता है कि साहब सर्टिफिकेट दे दो। भाई को दिया है ना, तो भाई से सर्टिफाई करवाओ दिया है कि नहीं दिया है। सर्टिफिकेट मांग लेगा, द मोमेंट सामने वाला सर्टिफाई कर देगा तो ठीक है, आपको डिडक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके डिडक्शन को नहीं रोका जाएगा।